सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का सिर्फ 7 दिन का मिशन था, लेकिन वह 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे रहे। एक्चुअल में उनके साथ में क्या हुआ, पूरा डिटेल से समझते हैं। रॉकेट के ऊपर का यह जो पार्ट होता है इसको कैप्सूल बोलते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट के बैठने की जगह होती है और यही कैप्सूल फाइनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाता है और वापस एस्ट्रोनॉट को लेकर धरती पर भी आता है। अब नासा के पास वैसे तो स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन एक भरोसेमंद कैप्सूल है जो स्पेस स्टेशन पर कई बार जा चुका है, लेकिन नासा को एक और ऑप्शन चाहिए था, तो इन्होंने ट्राई किया बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल को। अब इसमें टोटल 5 एस्ट्रोनॉट बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही एस्ट्रोनॉट को बिठाया गया, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को, क्योंकि यह इसका पहला मिशन था। एस्ट्रोनॉट के नीचे एक स्टोरेज स्पेस होता है जहां पर जरूरी सामान और इमरजेंसी सर्वाइवल किट रखी जाती है। एस्ट्रोनॉट के बैठने के बाद में यह सीट ऊपर घूम जाती है और ऊपर की तरफ यहां पर इनके सामने स्क्रीन लगे रहते हैं जिन पर यह पूरे रॉकेट व्हीकल की परफॉर्मेंस मेजर करते रहते हैं। सुनीता विलियम्स इंडियन है सिर्फ नाम से, फिर भी हमें बहुत प्राउड फील होता है। यदि आप भी 3D एनिमेशन की स्किल सीखते हो तो आपको भी बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि यह अपने आप में एक यूनिक टाइप की स्किल होगी आपके पास में। और इसमें हमारा बेहतरीन एडवांस 3D एनिमेशन कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा, हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए नए रॉकेट को यूज किया गया जिसका नाम है एटलास 5। एक्चुअल में इस रॉकेट की कोई भी गलती नहीं है, इसमें 2 साइड में रॉकेट बूस्टर लगे हुए हैं और बीच में लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन लगा हुआ है। इस इंजन के ऊपर एक स्टेज और है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन लगे हुए हैं। सबसे ऊपर कैप्सूल लगा रहता है जहां पर एस्ट्रोनॉट बैठे रहते हैं। जनरली 2020 के बाद में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को काम में लिया जा रहा है, जो एक रीयूजेबल रॉकेट है। इसकी वर्किंग आप यहां से समझ सकते हो। अब जब रॉकेट लिफ्ट ऑफ स्टार्ट करता है उसके आधे घंटे पहले पूरी टेस्टिंग की जाती है, तो रॉकेट और कैप्सूल में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब रॉकेट लिफ्ट ऑफ करता है तो स्टार्टिंग में हेवी थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, तो सॉलिड रॉकेट बूस्टर भी चलते हैं और साथ में लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन भी चलता है। सॉलिड रॉकेट बूस्टर ठीक हमारे दिवाली के रॉकेट के जैसे होते हैं, जब तक इनमें फ्यूल रहेगा तब तक फोर्स लगाते रहेंगे, लेकिन इनमें पावर जबरदस्त होती है। स्टार्टिंग के 3-4 मिनट बाद में यह अलग हो जाते हैं, फिर लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन रॉकेट को आगे बढ़ाता है। कुछ टाइम बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का भी फ्यूल खत्म होता है और यह भी अलग हो जाता है और वापस अर्थ पर आकर कहीं पर गिर जाता है। अब क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होता है। इन इंजन के पास में पावर बहुत ज्यादा होती है और यह ऊंचाई पर बहुत अच्छे से काम करते हैं, और सबसे खास बात इनको बंद चालू किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जितने भी इंजन थे उनको स्टार्ट करने के बाद में वह बंद तभी होते हैं जब उनका फ्यूल खत्म हो जाए। अब क्रायोजेनिक इंजन कैप्सूल को अर्थ की लोअर ऑर्बिट में सेट कर देता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने के लिए इसको एक परफेक्ट ऑर्बिट में लाकर कैप्सूल को छोड़कर अलग हो जाता है। अब यहाँ तक किसी भी रॉकेट इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, यह सब परफेक्टली काम कर रहे थे और टाइम पर सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अब काम स्टार्ट होता है इस बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल का, और यह कैप्सूल अब आगे बढ़ता है अपने ट्राजेक्टरी को फॉलो करते हुए आईएसएस से जुड़ने के लिए। अब इस कैप्सूल में भी बहुत सारे हीलियम थ्रस्टर होते हैं जो कैप्सूल को एकदम अपनी परफेक्ट ट्राजेक्टरी में चलाते हैं, और यह टाइम पर नीड के अकॉर्डिंग फायर करते रहते हैं। कैप्सूल के आगे की तरफ केप होती है और यह केप ओपन होती है क्योंकि यहीं से कैप्सूल आईएसएस के साथ में डॉक करेगा, और यहाँ पर भी थ्रस्टर लगे रहते हैं। लेकिन स्टार लाइनर के इस कैप्सूल के जो थ्रस्टर है इनमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और यह सही से फायर नहीं कर पाते हैं। बेसिकली यह जो थ्रस्टर होते हैं इनमें 2 टैंक होते हैं। एक टैंक में हीलियम गैस भरा रहता है प्रेशर के साथ में, और जब भी थ्रस्टर को फायर करना होता है तो हीलियम गैस वॉल से निकलकर हाइड्रोजन फ्यूल टैंक में दबाव डालता है, और इस दबाव से हाइड्रोजन थ्रस्टर में पहुंचता है और वहां पर जलने लगता है, जिससे गैसेज रिलीज होती है और प्रेशर से थ्रस्ट क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पर हीलियम टैंक से गैस लीक होने लगती है जिससे प्रेशर कम होने लगता है, और जब प्रेशर कम हुआ तो इसके थ्रस्टर सही से फायर नहीं कर पाए और यह अपनी ट्राजेक्टरी से थोड़ा भटकने लगे। अब जनरली यह प्रोसेस पूरी ऑटोनॉमस होती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब इंजन सही से काम नहीं करने लगे तो एस्ट्रोनॉट इसको मैनुअली कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों एस्ट्रोनॉट को समझ आ गया कि इस कैप्सूल में प्रॉब्लम है, तो इन्होंने इसको मैनुअली ऑपरेट किया। अब कैप्सूल को आईएसएस से डॉक करने के लिए इनको 24 घंटे का टाइम लगा, लेकिन इन्होंने सक्सेसफुली यह काम कर दिया।
अब यह एस्ट्रोनॉट डायरेक्टली आईएसएस में एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पर आईएसएस का एक दरवाजा होता है और एक दरवाजा कैप्सूल का भी होता है और बीच में एक खाली स्पेस होता है जिसको प्रेशराइज्ड मेटिंग एडेप्टर बोलते हैं, इन शॉर्ट पीएमए। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट बाहर आने से पहले प्रेशर को मेंटेन किया जाता है और फिर आईएसएस का गेट ओपन होता है और बाद में कैप्सूल का और एस्ट्रोनॉट अंदर चले जाते हैं और इस प्रोसेस को भी कंप्लीट होने में 2 घंटे का टाइम लग जाता है और जिन एस्ट्रोनॉट को वापस जाना है वह इसमें आकर बैठ जाते हैं। अब इन दोनों एस्ट्रोनॉट को यहाँ पर सिर्फ 7 दिन रहना था और इन्होंने सोचा कि इस कैप्सूल को यहीं पर ठीक कर लेंगे, लेकिन यह ठीक नहीं हो पाया। तो इस कैप्सूल को वापस धरती पर बुला लिया गया बिना किसी इंसान के। अब सुनीता विलियम और बुच विल्मोर यहीं पर फंस जाते हैं 9 महीने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल ऑलरेडी अवेलेबल था। एक्चुअल में आईएसएस में 3 कैप्सूल पार्क हो सकते हैं, यहाँ पर 3 पीएमए पोर्ट है। अब यह दोनों इस कैप्सूल में बैठते हैं अर्थ पर आने के लिए और यह अब तक का एक भरोसेमंद कैप्सूल भी है। सबसे पहले ड्रैगन कैप्सूल आईएसएस से अलग होता है, फिर आईएसएस के पीछे की साइड में आ जाता है ताकि यह आईएसएस से टकरा ना जाए, क्योंकि आईएसएस की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यह 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अब यह कैप्सूल अपने थ्रस्टर को ऑन करता है और अर्थ की तरफ नीचे आने लगता है। अब यह अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाला होता है, तब इसकी स्पीड 27,000 किलोमीटर पर आवर होती है और यह अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करने से पहले ट्रंक को हटा देता है। बेसिकली ट्रंक के अंदर सोलर पैनल और रेडिएशन शील्ड लगी रहती है जो इसको पावर भी प्रोवाइड करते हैं और रेडिएशन से भी बचाते हैं। कैप्सूल के नीचे की तरफ हीट शील्ड लगी रहती है। जब कैप्सूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो फ्रिक्शन की वजह से इसका टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो कैप्सूल के नीचे की तरफ हीट शील्ड लगी रहती है जो इसको इतने टेम्परेचर से बचाती है, अदरवाइज कैप्सूल यहाँ पर मेल्ट भी हो सकता है। एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद में इसमें छोटे छोटे थ्रस्टर और लगे रहते हैं जो इसको गाइड करते हैं और स्पीड को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। जब 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर कैप्सूल होता है तो इसमें सबसे बड़े पहले 2 पैराशूट ओपन होते हैं और इसकी स्पीड को स्लो डाउन करने का काम करते हैं। स्पीड धीरे होने के बाद में 2 मेन पैराशूट और ओपन होते हैं और धीरे धीरे कैप्सूल अटलांटिक ओशियन में गिरता है। आप इस कैप्सूल की हालत देख सकते हो, जब यह नीचे उतरता है तो हीट की वजह से यह कैसा हो जाता है। कैप्सूल के नीचे पहुंचते ही स्पेसएक्स की रिकवरी टीम यहां पर पहुंचती है और एस्ट्रोनॉट को कैप्सूल से बाहर निकाला जाता है और फाइनली दोनों एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 16 घंटे की जर्नी के बाद में सक्सेसफुली लैंड कर जाते हैं। अब यहाँ पर इतना टाइम स्पेस में रहने के बाद इन एस्ट्रोनॉट को हेल्थ इश्यू भी आते हैं। यह डायरेक्ट हमारी जैसी लाइफ नहीं जी सकते क्योंकि आईएसएस में ग्रेविटी माइक्रो लेवल पर होती है और लॉन्ग टाइम बिताने के बाद में यह अर्थ पर आते हैं तो ग्रेविटी की वजह से इनकी बॉडी में बहुत दबाव महसूस होता है जिसकी वजह से चक्कर आने लगते हैं और भी कई हेल्थ इश्यू उनको होते हैं, तो रिकवरी में इनको टाइम लगता है। दोस्तों, ऐसा एनिमेशन सीखने के लिए हमारे 3D एनिमेशन के कोर्स को एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है। थैंक यू।